जय हिंद भारतीय सेना के आगामी जवानों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंडियन आर्मी की नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास को। आज जो हम लोग देखो सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का एएमसी सेंटर लखनऊ का ओरिजिनल पेपर बनाएंगे। ठीक है, आज से आपकी नर्सिंग असिस्टेंट वालों की क्लास शुरू हो चुकी है। रोज शाम 7 बजे देखो आपका नर्सिंग असिस्टेंट वालों का क्लास अभी कंटिन्यू चलेगा और इसके साथ साथ बहुत जल्द आपका दोपहर 1 बजे का क्लास भी शुरू किया जाएगा, जिसमें हम लोग रोज जो है साइंस के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा। तो स्पेशल क्लास रोज दोपहर 1 बजे और रोज शाम 7 बजे चलने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट वालों का। तो चलो जल्दी से एक बार सारे लोग शेयर करो, जितना भी नर्सिंग असिस्टेंट का दोस्त है उन सभी तक क्लास को पहुंचाओ, ताकि जितने ज्यादा देखो बच्चे क्लास से जुड़ेंगे उतना ही फिर और ज्यादा आपकी क्लासेस चलेंगी और अच्छे से चलेंगी। ठीक है, तो जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग क्लासेस को शेयर करिए। आज ओरिजिनल पेपर करेंगे। बोलोगे ओरिजिनल पेपर कब का है सर जी? तो ओरिजिनल पेपर जो है ये देखो आपका 28 फरवरी 2021 का है, एएमसी सेंटर लखनऊ का। ठीक है, तो चलिए शुरू करने की बारी है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है आपका पेपर शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, देख रहे हो आप सभी। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 कि द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, यूरेनस, बृहस्पति, प्लूटो। चलो जी, सही जवाब क्या होगा? तो नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस जिसको मालूम नहीं है याद रखना, जीके का 10 सवाल होता है। इसके बाद आपका सेक्शन बी में मैथ होता है जहां पर 5 सवाल होता है। फिर सेक्शन सी में फिजिक्स होता है जिसका 5 सवाल होता है। फिर केमिस्ट्री होता है जिसका देखो 15 सवाल होता है। फिर बायोलॉजी होता है जिसका 15 सवाल होता है। टोटल 50 सवाल होते हैं और एक सवाल जो है 4 नंबर का होता है। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, चलिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सभी लोग जानते हैं कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, ध्यान में रखना। और यही अगर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा ग्रह, तो ये सबको मालूम है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, बुध होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सब कोई। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है? जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। डी में देखो विज्ञान की लोकप्रियता। किसके लिए जो है देखो गोल्डमैन पुरस्कार मिलता है? किसका में जो है आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है गोल्डमैन पुरस्कार से नवाजा जाता है? तो यह देखो होता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। जितना भी लोग का जवाब बी को गया है ना, बिल्कुल सही क्यों, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो जी, अगला सवाल आपके सामने है कि ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन डे फॉल्स, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन होता है? 24 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सभी लोगों को शेयर करना है क्लास को। अपना जितना भी नर्सिंग असिस्टेंट का दोस्त है सभी तक इस क्लास को पहुंचा दो, ताकि देखो जितना ज्यादा बच्चा नर्सिंग असिस्टेंट के क्लासेस से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपकी और अच्छी क्लासेज ले के आ पाऊंगा मैं। तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो क्लास को, सेशन को। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन होता है? तो याद रखनी है 24 अक्टूबर को होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि सन 1919 में जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग, मोंटागुए, जनरल डायर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसके द्वारा जो है देखो आदेश दिया गया था सन 1919 में जो है सार्वजनिक सभा पर गोलियां चलाने के लिए? यह आदेश किसने दिया? यह जो आदेश है, यह आदेश किसके द्वारा दिया गया है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो यह जो आदेश है, इस आदेश को देखो दिया था जनरल ओ डायर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो जी, अगला सवाल आपके सामने है। यहाँ पर यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपको। 5 नंबर सवाल देखो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड बाय, बिजली की खोज के द्वारा की गई? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ग्राहम बेल के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा या फिर मार्कोनी के द्वारा? जो बिजली का खोज है ये किसने किया? जो बिजली का खोज है यह किसके द्वारा किया गया? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से सब लोग जवाब दोगे और बताओगे बिजली का खोज किसने किया है? तो यह देखो किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ए वालों का जवाब यहाँ पर सही है। जितना भी लोग ए को किए हैं बिल्कुल सही बताए हो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो जी, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है देखो कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट, भारतीय विज्ञान संस्थान में स्थित है नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या फिर चेन्नई में? जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यह कहां पर स्थित है? जो भारतीय विज्ञान संस्थान है ये कहां पे है? चलिए बिल्कुल सही, सभी लोग अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यह कहां पर है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यह देखो आपका बेंगलुरु में है।
बी वालों का जवाब यहाँ पर सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग बी को किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल क्या है, देखो यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनओ। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग नहीं है? वेटिकन सिटी, स्विट्जरलैंड, बहमास, अगला है देखो मॉरिशियस। निम्न में से वह कौन सा देश है जो कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग नहीं है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही सब लोग को जवाब देना है और बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग कौन सा देश नहीं है। सही जवाब क्या होगा? तो वह देश जो कि देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग नहीं है वह देश है आपका वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखना है देखो जो वेटिकन सिटी है ये सबसे छोटा देश भी है, ठीक है। सब लोग ध्यान में रखेंगे, पूछा जाएगा सबसे छोटा देश तो याद रखना है वेटिकन सिटी को बोलते हैं। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। 8 नंबर सवाल है, देखो आपके सामने यहाँ पर यह दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया। कौन सी अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है? इनमें से कोई नहीं, भूमध्य कर्क रेखा, डी में है देखो मकर रेखा। वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि भारत से गुजरती है? भारत से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? चलो जी बिल्कुल सही सब लोग करना और बताना, भारत से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो भारत से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है वह रेखा है देखो कर्क रेखा। कितना राज्य से होकर गुजरती है? तो याद रखना है देखो 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो 9 नंबर सवाल जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। क्या सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? फ्रांस का, इंग्लैंड का, बेल्जियम का या फिर रसिया रूस का। निम्न में से वह कौन सा देश है जिसका देखो संविधान लिखा हुआ नहीं है, जिसका मतलब लिखित संविधान के रूप में वो नहीं है? चलिए क्या होगा सही जवाब? तो याद रखनी है वह देश जिसका लिखित संविधान नहीं है वह देश है देखो इंग्लैंड, ठीक है। याद रखोगे, सबको को क्लियर कर रखना है, ठीक है। एक चीज याद रखना, पूछा जाएगा आपसे कि सबसे पुराना संविधान द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? तो सबसे पुराना संविधान लिख लेना अमेरिका का है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपसे यहाँ पर बोला जाए कि सबसे बड़ा या सबसे व्यापक संविधान किसका है, तो सबसे बड़ा या सबसे व्यापक बोलेगा तो ये संविधान है देखो भारत देश का, ठीक है। सभी लोग को ध्यान में रखना है इन दोनों चीज को, सभी लोग दोनों चीज याद रखना। चलो जी अगला सवाल क्या है कि द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय में स्थित है मनीला में, बैंकॉक में, सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर डी में है जकार्ता में। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? जो एशियन विकास बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चलो जी बिल्कुल सही सब लोग करना और बताना, जो एशियन विकास बैंक है इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां पर है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो एशियन विकास बैंक है इसका हेडक्वार्टर है देखो मनीला में, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वाले सही है। तो देखो सेक्शन ए आपका हो चुका है जिसमें जीके के 10 सवाल नर्सिंग असिस्टेंट के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन बी में याद रखना देखो मैथ के टोटल 5 सवाल होते हैं 11 से 15 तक, ठीक है। तो अभी जो है देखो हम लोग मैथ नहीं बनाएंगे, मैथ हम लोग आगे बनाएंगे। अभी चलते हैं मैथ 5 क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं, देख लो सवाल भी इजी होते हैं, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। अभी चलते हैं सेक्शन सी में जहां पे आपका फिजिक्स रहेगा, ठीक है। फिजिक्स है क्वेश्चन नंबर 16 to 20, भौतिक विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 20 तक। क्या है कि किसी उष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप को जिसके अणु का वास्तविक द्रव्यमान गति द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? संचालन, इनमें से सभी, संवहन, डी में है देखो विकिरण। चलिए जी सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही सब लोग को करना और बताना है। जितना भी लोग देखो अभी तक भी शेयर नहीं किए हो तो जल्दी से शेयर कर दो, सभी लोगों को लाइक कर देनी है क्लास को, सेशन को, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रख लेंगे, ठीक है। किसी उष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप में होने पर इसको देखो संवहन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी 17 नंबर सवाल है, द लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जड़ता का नियम को भी कहा जाता है न्यूटन का चौथा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। जो जड़ता का नियम है उसको किस नियम के अनुसार जानते हैं? जड़त्व के नियम को एक और किस नियम के नाम से जाना जाता है? चलिए जल्दी से सभी लोग को जवाब देनी है और बतानी है। जड़त्व का जो नियम है उसको एक और किस नाम से जानते हैं, उसको एक और क्या बोला जाता है? चलिए जी सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही सब लोग को करना है और बताना है। तो जो जड़त्व का नियम है इसको देखो न्यूटन का पहला नियम भी बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा अगर बोले कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम से मिलता है तो याद रखना है जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है
यह देखो न्यूटन के पहले नियम से मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे सब कोई। चलिए अगला सवाल है कि समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? विभव मापी, विस्फारणी, क्या है, तुंगता मापी, अल्टीमीटर, डी में देखो पवन वेग मापी, एनीमोमीटर, क्या बोलते हैं? चलिए जल्दी सबको बताएंगे। समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को जो है किस नाम से जाना जाता है? समुद्र तल से जिसका ऊंचाई माप सकते हैं उस यंत्र को क्या बोलते हैं? तो समुद्र तल से ऊंचाई मापे जाने वाले यंत्र को जो है देखो अल्टीमीटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वाले बिल्कुल सही किए हो, बहुत अच्छे। चलो जी 19 नंबर सवाल है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर, हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या है? चलिए बिल्कुल सही सब लोग को करना और बताना है। आवृत्ति की एसआई मात्रक, आवृत्ति की एसआई यूनिट को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही सब लोग करना और बताना। आवृत्ति का एसआई मात्रक, आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या है? तो ये देखो ऑप्शन सी हर्ट्ज होता है, ठीक है, सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण क्या होता है? नीले रंग का प्रकीर्णन कम होना, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होना, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होना, सभी रंगों का समान रूप से प्रकीर्णित होना। चलिए सही जवाब क्या होगा? तो एक चीज याद रखना कि जो लाल रंग है, ठीक है, नोट करोगे, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है, क्या अधिक होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है, नोट करिएगा सबको, लाल रंग का जो, इसको देखने में दिक्कत हो रहा है, देखो जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य है, ठीक है, वो याद रखना सबको सबसे अधिक होता है, ठीक है, नोट कर लो सबसे पहले यहाँ पे लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है यह देखो सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो जिसका तरंगदैर्ध्य देखो सबसे अधिक होगा ना, उसका जो प्रकीर्णन होगा वो कम होगा, ठीक है, नोट कर लेना सब कोई, जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक हो जाएगा, जैसे में लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो इसका जो प्रकीर्णन है वह देखो सबसे कम होगा, तो सबसे कम प्रकीर्णन वाला ऑप्शन कहां पर है? ये देखो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है, इसी वजह से जो है देखो ऐसा घटित होता है। हो गया। चलिए देखिए जी सेक्शन ए जो है इसमें आपका मैथ होता है, ठीक है, नोट कर लोगे। सेक्शन ए में देखो आपका जीके होता है, जीके के 10 सवाल होते हैं। फिर सेक्शन बी में देखो मैथ होता है जिसके 5 सवाल होते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन सी आता है जिसमें फिजिक्स होता है जिसके 5 सवाल होते हैं। अब आता है देखो सेक्शन डी जिसमें आपका केमिस्ट्री रहेगा और केमिस्ट्री का जो है देखो टोटल 15 सवाल रहेगा, ठीक है। फिर सेक्शन ई आएगा, वहां पे बायोलॉजी का 15 सवाल रहेगा, टोटल 50 सवाल होता है। चलो सेक्शन डी आपके सामने है, यहाँ पर यह देखो दिया गया है बायोलॉजी है, ठीक है। सेक्शन डी में बायोलॉजी दिया गया है, केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी का सवाल है। सेक्शन ई में आपका केमिस्ट्री रहेगा। चलिए क्या सवाल है? बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 21 to 35, जीव विज्ञान प्रश्न क्रमांक 21 से 35 तक। क्या है कि निम्न में से कौन सी एंजाइम है जो लाल रक्त कोशिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच की प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है? सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे, बिल्कुल सही सभी लोग का आंसर जो है यहाँ पर आना चाहिए। चलिए सही आंसर क्या है? एल्डिनाइड साइक्लोज, कार्बनिक सिंथेट्स, अल्कनाइन फॉस्फेट या फिर कार्बनिक एनहाइड्रेज। तो जो सही जवाब है यह देखो होता है ऑप्शन डी, कार्बनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। डी वालों का जवाब यहाँ पर सही है, बहुत बढ़िया, डी वाले बिल्कुल सही हो, बहुत अच्छे। 22 नंबर सवाल है कि सजीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? सजीवों का जो 5 जगत वर्गीकरण है मैंने बहुत बार पढ़ाया था, आप सबको याद करो, जीडी का ही जब मैं क्लास ले रहा था तभी मैंने आप सबको बहुत बार पढ़ाया है कि सजीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो यह देखो किया है विटकर ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 23 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन से कारक नई प्रजातियों के निर्माण में शामिल होते हैं? चलिए जी वह कौन सा कारण है जिसके कारण नई प्रजाति का निर्माण होता है? प्रतियोगिता और उत्परिवर्तन, जीवन प्रवाह और प्रतियोगिता, अलगाव और जीव प्रवाह या फिर अलगाव और विविधता। चलिए सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सब लोग को करना और बताना है, बिल्कुल सही सब लोग करिएगा और बताइएगा यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी जल्दी से सब लोग को आंसर करना है यहाँ पर। चलिए क्या होगा सही जवाब, देखते हैं किसका किसका सही आता है यहाँ पे। तो जो सही आंसर है यह देखो होता है अलगाव और जीव प्रवाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी वालों का जवाब सही होगा। अगला सवाल है देखो कि द प्रोडक्शन ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड, मछली के उत्पादन और प्रबंधन को क्या कहा जाता है? सिंपल भाषा में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि मछली का उत्पादन क्या कहलाता है? जलीय कृषि कहलाता है,
ठीक है, जलीय कृषि कहलाता है, या मधुमक्खी पालन कहलाता है, या रेशम कीट पालन, या फिर मत्स्य पालन, क्या बोलते हैं? तो इससे इजी तो सवाल मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग के लिए और कोई रहेगा। चलो जी, जल्दी से सबको अपना अपना जवाब देना और बताना, मछलियों का उत्पादन और प्रबंधन क्या कहलाता है? तो यह देखो मत्स्य पालन कहलाता है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही दिमाग लगाओगे तो दिख जाएगा, डी वाले सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका कि बाह्य वातावरण में परिवर्तन के बावजूद आंतरिक अनुकूल परिस्थितियों का रखरखाव क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? चलिए जल्दी से सब लोग को यहाँ पर आंसर करना है और बताना है, क्या बोलते हैं? जब बाह्य वातावरण में परिवर्तन होगा लेकिन उसके बावजूद अंदर में देखते होगे सब्जी ये सब अच्छा से रखा रहता है और एक रूम बनाया जाता है जहां पर अच्छे से ये सब स्टोर हो पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको याद रखना, देखो होम्योस्टेटिस बोलते हैं। ठीक है, समस्थैतिकी बोलते हैं। ए वालों का जवाब यहाँ पर सही है, ए वाले जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर सही है 25 नंबर में, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है यहाँ पर आपको, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, वंशागति और विविधताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए जी, वंशागति और विविधताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइजियोजेनी, क्रमिक विकास, अनुवांशिकी विज्ञान, या फिर परिस्थितिकी? चलिए सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही करना और सबको बताना है कि वंशागति और विविधताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वंशागति और विविधताओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसको याद रखना, इसको जो है देखो अनुवांशिक विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छे। चलो 27 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा कोशिका अंग को पावर हाउस शक्तिगृह कहते हैं? गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया? ये सवाल आप सब पढ़े, इसमें पूछा गया है कि कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ कोशिका किसको बोलते हैं? मैंने बहुत बार देखो जीडी वाला में आप सबको पढ़ाया था जब साइंस का क्लास लिया था तो उसमें। चलिए जी, क्या होगा सही आंसर, क्या है? पावर हाउस किसको बोलते हैं? कोशिका का शक्तिगृह कौन कहलाता है? कोशिका का शक्तिगृह जो है किसको बोला जाता है? क्या आंसर कर रहे हो? बिल्कुल सही आना चाहिए इसमें। तो जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, डी वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छा, डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियर काइटोलॉजी इज कॉल्ड, केंद्रक कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? राइनोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान, केंद्रक विज्ञान, डी में देखो कवक विज्ञान, क्या बोलते हैं? चलिए जल्दी से जो है सब लोग अपना अपना आंसर करेंगे और बताएंगे कि केंद्रक कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। जो केंद्रक कोशिका विज्ञान का अध्ययन है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको याद रखना, इसको देखो केंद्रक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, सी वाले सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल है यहाँ पर देखो 29 नंबर सवाल है, आयोडाइज सॉल्ट इज यूजफुल फॉर मेंस बिकॉज इट, मनुष्य में आयोडाइज नमक क्यों उपयोगी होता है? बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करना, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण, अगला है देखो पाचन में सुधार, अगला है देखो बाल गिरने से रोकता है। मनुष्य में आयोडाइड नमक का क्यों उपयोगी है? मनुष्य के लिए मनुष्य को आयोडाइड नमक का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो ये देखो उपयोगी होता है थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है कि व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी के निर्माण का प्रमुख स्रोत है? नदी के किनारे, चट्टाने, बर्फ से ढके पहाड़, ऑप्शन नंबर डी में देखो ज्वालामुखी। चलिए सही जवाब क्या होगा? अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया हो तो जरा एक बार सबको लाइक कर दो, जल्दी से सारे लोग शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। याद रखिएगा नर्सिंग असिस्टेंट का रोज दो क्लास आएगा, रोज दोपहर 1 बजे देखो आपका साइंस का क्लास होगा, और रोज शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग ओरिजिनल पेपर या फिर नर्सिंग असिस्टेंट का मॉडल पेपर बनाएंगे। तो 1 बजे और शाम 7 बजे नर्सिंग असिस्टेंट के इन दोनों क्लास में सभी लोग को जरूर जुड़ना है। तो मिट्टी के निर्माण का जो प्रमुख स्रोत है यह देखो चट्टाने होती हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 31 नंबर सवाल है, व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ स्केलेटन मसल, कंकाल की मांसपेशियों की मूल विशेषता क्या है? चलिए जल्दी से जो है सब लोग को आंसर करना और बताना है सही आंसर क्या होगा। कंकाल की मांसपेशियों की मूल विशेषता, तो ये सवाल यहाँ पर आपके लिए होमवर्क रहेगा आज का। ठीक है, इसका जो जवाब है सभी लोग कमेंट बॉक्स में करोगे और बताओगे कि सवाल का सही जवाब क्या है, बिल्कुल सही सब लोग को करना है और बताना है। ठीक है, ये आपके लिए देखो आज का होमवर्क है। चलो जी अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको कि जैरोपथलमिया इज कॉज्ड इन मैन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मनुष्य में जैरोपथलमिया किसकी कमी के कारण होता है? चलिए जी सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जो है सब लोग को यहाँ पर जवाब देना और बताना है
कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन B12? सही आंसर क्या है? जो जैरोपथलमिया है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो जो जैरोपथलमिया है यह देखो होता है विटामिन ए के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल है 33 नंबर, देखो कि RH फैक्टर वॉज डेवलप्ड बाय होम? RH फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंडस्टर और विनर ने, विलियम हार्वे ने, माल पिघी ने? ऑप्शन नंबर डी में देखो इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, सही जवाब क्या होगा? सही आंसर क्या है? RH फैक्टर का जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया? RH फैक्टर की जो खोज है ये किसने की? तो याद रखिएगा यह देखो क्या है, कार्ल लैंडस्टर एंड विनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ए वालों का जवाब सही है। चलो अगला सवाल है कि इचियोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जो के अध्ययन से संबंधित है? डायनासोर, कुत्ता, हाथी? ऑप्शन नंबर डी में देखो मछली। चलिए सही जवाब क्या होगा? क्या है सही आंसर? इथियोलॉजी बताना है। इथियोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा इथियोलॉजी में, जो इथियोलॉजी में देखो मछलियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए 35 नंबर सवाल देखो आपके सामने है, यहाँ पर जल्दी से सब लोग करते चलेंगे और बताते चलेंगे। क्या सवाल है कि 20वीं सदी के डार्विन किसको कहा जाता है? अर्निस्ट मेयर को, टीओ डायमर को, RH वोटकर को या फिर DJ विनिस्की को? क्या होगा सही जवाब? 20वीं सदी का डार्विन किसको बोलते हैं? 20वीं सदी का डार्विन कौन कहलाता है? तो याद रखोगे यह देखो अर्नेस्ट मेयर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो देखो जीके का 10 सवाल आपका हो गया, इसके बाद मैथ आया, मैथ का 5 सवाल, फिर देखो फिजिक्स आया, फिजिक्स का भी 5 सवाल हो गया, फिर अभी बायोलॉजी था, बायोलॉजी का 15 सवाल हो गया। अब आपका जो है यहाँ पर देखो बचा हुआ है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का आपका 15 सवाल और रहेगा। ठीक है, चलिए सेक्शन डी में चलेंगे। सेक्शन डी से देखो अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री दिया हुआ है। क्या सवाल है? केमिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। ये देखो आपको यहाँ पर दिया गया है कि सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज, ठोस को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? चलिए, जो ठोस है, ठोस को किस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? जो ठोस है इसको देखो किस किस रूप में हम लोग बांट सकते हैं, इसका जो है किस किस रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है? सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही सब लोग को करना है और बताना है यहाँ पर किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो याद रखना, देखो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि ये देखो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देने में गलती हुआ है। देखो क्या बोला, ए और बी, तो ए में तो कुछ लिखा ही नहीं, तो ए और बी कैसे हो गया? बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था बी और सी। ठीक है, ये यहाँ पर बी और सी मिस्टेक हुआ है लिखने में, इनको बी और सी होगा। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बी एंड सी यहाँ पर ऑप्शन में होता। ठीक है, ऑप्शन देने में जो है देखो इन्होंने मिस्टेक कर दिया था। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग? निर्जल धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल का, कोल्टार का, केरोसिन तेल का? ऑप्शन नंबर डी में देखो जल का। चलिए सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सब लोग करेंगे और बताएंगे कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या है। निर्जल धुलाई में जो है किसका प्रयोग करते हैं? सही आंसर क्या होगा? निर्जल धुलाई में जो है किसका यूज किया जाता है? तो यह देखो यूज करते हैं पेट्रोल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वाले परफेक्ट हो। चलो जी अगला सवाल है, देखो ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए, केमिस्ट्री काफी इजी दे रखा है। चलिए क्या दिया हुआ है कि द ओर ऑफ आयन इज, लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, अगला है देखो एंग्लेसाइट। सही जवाब क्या होगा? चलिए सही आंसर क्या है? लोहा का अयस्क क्या होगा बताना है सबको और करना है कि लोहा का अयस्क क्या होता है। तो लोहा का अयस्क याद रखिएगा दो ठो होता है, एक होता है हेमाटाइट और एक होता है देखो आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है ऑप्शन? ऑप्शन में देखो दिया हुआ है मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट देखो अयस्क होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, सारे लोगों को ध्यान में रखनी है ये चीज। चलो जी अगला सवाल आपके सामने है, देखो यहाँ पर क्या सवाल दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट? निम्न में से कौन सा स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, सिलिका, हीरा, आयरन ऑक्साइड? निम्न में से क्या है जिसका प्रयोग देखो स्नेहक के रूप में करते हैं? स्नेहक के रूप में जो है देखो किसका प्रयोग किया जाता है? स्नेहक के रूप में जो है देखो किसका इस्तेमाल करते हैं? चलिए बिल्कुल सही सब लोग को आंसर करना और बताना है सही जवाब क्या होगा। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर क्या है? क्या आंसर किए? बिल्कुल सही सब लोग करोगे। तो स्नेहक के रूप में देखो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है।
चलिए तो 40 नंबर सवाल पर चलेंगे। 40 नंबर सवाल देखो आपका क्या दिया हुआ है, 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यह देखो मिला हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। क्रिस्टलीय ठोस को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? संलग्न ऊष्मा, आकार, अंतराणीय बल या फिर लंबी दूरी के क्रम। क्रिस्टलीय ठोस को जो है किस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? जो क्रिस्टलीय ठोस है इसका वर्गीकरण देखो किस आधार पर किया जा सकता है। चलिए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सब कोई करोगे और बताओगे। क्रिस्टलीय ठोस का जो है देखो किस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, तो याद रखना इनको देखो इंट्रोमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, अंतर आणविक फोर्स जो है बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले यहाँ पर सही है। अगला सवाल है देखो कि अलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। चुंबक बनाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम का, स्टेनलेस स्टील का, ड्यूरेनियम का या फिर अल्निको का, किसका प्रयोग करते हैं? चलो जी जल्दी से सब लोग करोगे बताओगे सही जवाब क्या होगा। चुंबक बनाने के लिए जो है किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? चुंबक बनाने के लिए जो है कौन सी मिश्र धातु को जो है प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब क्या है? तो चुंबक बनाने के लिए जो है देखो आपका जिस मिश्र धातु को प्रयोग में लाते हैं उस मिश्र धातु का नाम क्या है? जल्दी से सब लोग को जवाब देनी है। क्या सही आंसर किए? तो यह देखो अल्निको होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सही है, डी वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो जी अगला सवाल है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज। ऑक्सीकरण को के रूप में परिभाषित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। ऑक्सीकरण को किस रूप में जो है विभाजित करते हैं? सही जवाब क्या होगा? ऑक्सीकरण को जो है देखो किस रूप में बताया जाता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण जो है इसमें याद रखना देखो कि ऑक्सीजन बढ़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हुआ, तो ऑक्सीजन जो है बढ़ता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका देखो कमी होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में तो इलेक्ट्रॉन का कमी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज। अपचायक को के रूप में भी जाना जाता है। अपचायक अभिक्रियता, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरक अभिक्रियता या फिर अपचयन। अपचायक को किस रूप में जानते हैं? अपचायक को जो है क्या बोला जाता है? सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से सबको करेंगे और बताएंगे। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? अपचायक को जो है क्या कहा जाता है? तो जो अपचायक है इसको देखिए रिड्यूसेंट एजेंट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए वालों का जवाब यहाँ पर सही है, बहुत बढ़िया। ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी 44 नंबर सवाल है देखो कि नेम द गैस विच इज प्रेजेंट इन द डोमेस्टिक कुकिंग गैस सिलेंडर। घरेलू गैस सिलेंडर में विद्यमान गैस का नाम बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, नाइट्रोजन, मीथेन। बहुत बार मैंने सबको पढ़ाया है, जल्दी से सब लोग का जवाब आना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? सही जवाब क्या है? घरेलू गैस सिलेंडर में जो विद्यमान गैस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको जो है किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही करना और बताना सबको। तो घरेलू गैस सिलेंडर में मैंने सबको बताया था ब्यूटेन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मीथेन किसमें होता है? तो मीथेन याद रखना है देखो सेप्टिक टैंक, ठीक है, और हरित गृह गैस, इन सब में मुख्य रूप से, और फिर गोबर गैस, ठीक है, इन सब में मुख्य रूप से मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन का सूत्र क्या है? तो मीथेन का सूत्र नोट कर लोगे CH4। नाइट्रोजन सबसे अधिक है देखो हमारा वायुमंडल में, आप सब जानते हो कितना परसेंट? 78%। चिप्स का पैकेट में भी यही है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सबको, चिप्स का पैकेट में भी यही है, और हमारी मृदा में, हमारी मिट्टी में भी यही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना देखो सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कि कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलो जी अगला सवाल आपके सामने है यहाँ पर। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिला हुआ है कि जहाज और पनडुब्बियों के डिजाइन का निर्माण के आधार पर किया जाता है। पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका यहाँ पर न्यूटन गति नियम का सिद्धांत। सही जवाब क्या होगा? चलिए जी बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या है, इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। तो ये देखो होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण जो है ऐसा देखो होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोगशाला में उदासीन गैसों को तेजी से सुखाता है? निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड, सक्रिय चारकोल, N3PO4, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही सब लोग को जवाब देना है और बताना है इस सवाल का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या है। निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जिसको देखो
उदासीन गैसों को तेजी से सुखाने में काम आता है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर क्या है? क्या आंसर करो? देखो क्वेश्चन कुछ कुछ टफ है, कुछ कुछ इजी है, ठीक है, तो आपको दोनों चीज पढ़ना होगा। ये देखो होता है निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड की वजह से। ऑप्शन नंबर ए जो है देखो यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है। चलो अगला सवाल है, देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या सवाल है आपका कि विच आर द टू फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर। वातावरण में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं? पानी और ऑक्सीजन, ओजोन और ऑक्सीजन, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है देखो पानी और ओजोन। वैसा बताना है कि वातावरण में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन सा है। याद रखना वातावरण में, ठीक है, पृथ्वी पर नहीं बोला है, वातावरण में। तो जहां जहां पानी उसको हटा दो। वातावरण पानी होता है, नहीं होता है, पानी होता है, नहीं होता है, पानी होता है, नहीं होता है। तो और डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो जो सही जवाब है यह है देखो ऑप्शन बी, ओजोन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने 48 नंबर सवाल, 48 नंबर क्वेश्चन। वह प्रणाली जिसमें वातावरण के साथ द्रव्य ऊर्जा अथवा कार्य का आदान प्रदान नहीं होता है कहलाती है समतापीय, रुद्धोष्म, पृथक या फिर समृद्ध। सही जवाब क्या होगा? चलिए क्या बोलते हैं? वह प्रणाली जिसमें द्रव्य या ऊर्जा या कार्य किसी का भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? खुद से सोचो कि वो तो एक और हो गया। मानो वैसा चीज जिसमें ना द्रव्य का आदान प्रदान होगा, ना ही ऊर्जा का, ना ही कार्य का, वो अकेला है, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड बोलेंगे, उसको जो है पृथक बोलेंगे, ठीक है। तो सी वाले सही है, सी वालों का जवाब यहाँ पे सही। कुछ कुछ चीज देखो आप लोग नॉर्मल अपना दिमाग लगा के भी बना सकते हो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज में आपको सही करना होगा अपना माइंड से भी, सारा चीज थोड़ा बहुत आपको दिमाग वाला भी देगा। अगला सवाल है देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस डज नॉट एग्जिस्ट इन एयर। निम्न में से कौन सी नोबेल गैस हवा में उपलब्ध नहीं है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन। वह कौन सी नोबेल गैस है, मतलब कि उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस जो कि हवा में नहीं है? सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही करना और सबको बताना है इस सवाल का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या होगा। तो वह गैस जो कि नहीं है उपस्थित वह रेडॉन है, ठीक है, जो कि वायुमंडल में नहीं है। चलिए अब जो है यहाँ पर देखो आपका आज का अंतिम सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। निम्न में से रसायनों का राजा किसको बोलते हैं? चलो जल्दी से बताओगे, नाइट्रिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल को, या फिर फॉस्फोरिक अम्ल को। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया, किसका इंतजार कर रहे हो? नर्सिंग असिस्टेंट वालों, अगर ऐसी ही क्लास चाहिए तो जल्दी सबको शेयर कर दो, और भी ज्यादा जल्दी सारे लोग लाइक करेंगे, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रख लेंगे। याद रखना है रूटीन, रोज दोपहर 1 बजे नर्सिंग असिस्टेंट का साइंस का क्लास होगा, और रोज शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग मॉडल पेपर का क्लास लगाएंगे नर्सिंग असिस्टेंट का और प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में सभी को जरूर जुड़ना है। तो रसायनों का राजा देखो बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है, H2SO4 इसका सूत्र होता है, नोट कीजिएगा। हो गया? चलिए जी, तो 50 सवाल आपका हो गया है। अब इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब मिलेंगे आप सभी से सीधे जो है कल दोपहर या फिर कल शाम 7 बजे, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलते हैं आप सभी से सीधा कल की क्लास में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सभी लोग फौजी बनो जल्दी से। चलिए मिलते हैं आप सभी से सीधा जो है कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट।